प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। पहला विकल्प है बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना। दूसरा, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। तीसरा, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। विकल्प 2, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, यहाँ पर हम सही उत्तर चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन हुआ। विकल्प 1, नागपुर अधिवेशन में। विकल्प 2, सूरत अधिवेशन में। विकल्प 3, लाहौर अधिवेशन में। और चौथा विकल्प दिया हुआ है बम्बई अधिवेशन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो हम यहाँ पर विकल्प 2, सूरत अधिवेशन को चुनेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। विकल्प 1, क्योंकि खलीफा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक था। विकल्प 2, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। विकल्प 3, क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रेमी थे। विकल्प 4, क्योंकि टर्की ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। यहाँ पर हम विकल्प 2, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था। विकल्प 1, सभी हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करना। विकल्प 2, आंदोलनकारियों का दमन करना। विकल्प 3, सभी के मध्य समानता स्थापित करना। और विकल्प 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प 2, आंदोलनकारियों का दमन करना। पांचवा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प, देशवासियों को नमक बनाना चाहिए। दूसरा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। तीसरा, हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए। और चौथा, शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। विकल्प 1, भगत सिंह। विकल्प 2, रासबिहारी बोस। विकल्प 3, चंद्रशेखर आज़ाद। और विकल्प 4, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, तो हम यहाँ पर सही विकल्प के रूप में चुनेंगे विकल्प 4, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। विकल्प 1, भारत बांग्लादेश। विकल्प 2, भारत पाकिस्तान। विकल्प 3, भारत श्रीलंका। और विकल्प 4, भारत नेपाल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, भारत पाकिस्तान। सही विकल्पों के चयन के पश्चात आइए अब हम रिक्त स्थानों को हल करते हैं। हमारा पहला रिक्त स्थान है 1905 में बंगाल, रिक्त स्थान उड़ीसा सम्मिलित थे। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बिहार और असम। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा रिक्त स्थान आंदोलन में दिया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भारत छोड़ो। तीसरा हमारा प्रश्न है, 1928 में क्रांतिकारियों ने रिक्त स्थान का गठन किया। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। चौथा रिक्त स्थान है, भारत की स्वाधीनता के समय रिक्त स्थान भारत के वायसराय थे। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के नेतृत्व में
भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलीनीकरण किया गया था, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए हम इस अध्याय के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया था? जिसका उत्तर हम लिखेंगे, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत का कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है, अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। परंतु बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर इसे कमजोर बनाना चाहता था। लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, असहयोग आंदोलन का स्थगन चोरी चोरा घटना के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन देश करके लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था उस पर वहां खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसके समर्थन में भारत के अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। जबकि असहयोग आंदोलन में हम लिखेंगे, कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। अति लघुत्तरी प्रश्न का चौथा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर किन स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिमा, पलेम, तिद्दिम आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए हम लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? अथवा यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, बंगाल विभाजन का क्या उद्देश्य था? लिखिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक ही देंगे। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। लॉर्ड कर्जन के मत में बंगाल एक विशाल प्रांत था, अतः समुचित प्रशासनिक संचालन के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक था। दूसरा उद्देश्य, बंगाल विभाजन का अन्य उद्देश्य बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त करना तथा राष्ट्रीयता के वेग को कम करना था। तीसरा, इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जनता में फूट डालना था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य खुलकर संघर्ष हुआ। उग्र राष्ट्रवादियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद पर खड़ा किया, जिसका उदारवादियों ने विरोध किया। उदारवादी डॉक्टर रासबिहारी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदार और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश किया, किंतु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने पर एकमत नहीं हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय प्रारंभ होता है। तीसरा प्रश्न है,
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अपने इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके मनाए जाने से जनसाधारण में एक बड़ा जोश पैदा हो गया और पूर्ण स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंच गया। इसी कारण लाहौर अधिवेशन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के कारण क्या थे? इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों, जिसमें कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन आते हैं, एवं भारत छोड़ो आंदोलन में तुलना करनी है। तुलना के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, जबकि दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अब जो पहला कॉलम है उसमें हम पहला बिंदु लिखेंगे, गांधी जी न्यायप्रिय थे, अतः उनके प्रारंभिक आंदोलन, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उग्रता नहीं थी। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ हम पहला बिंदु लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी का उग्रतापूर्ण प्रहार कहा जाता है। प्रारंभिक आंदोलन की तरफ हम दूसरा बिंदु लिखेंगे, असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी अंग्रेजों के प्रति सहृदयता रखते थे, अतः हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। जबकि दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन में दूसरा बिंदु हम लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीति, दमनात्मक कार्रवाइयों को समझ लिया था। इस कारण उनकी अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ गई थी। प्रारंभिक आंदोलन की तरफ तीसरा बिंदु लिखेंगे, इस आंदोलन का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न कराना था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ तीसरा बिंदु इस तरह लिखेंगे, इस आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्रारंभिक आंदोलन की तरफ चौथा बिंदु है, इसमें स्वतंत्रता व स्वायत्तता पाने के लक्ष्य की प्राप्ति में पवित्र साधनों का प्रयोग किया गया था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चौथा बिंदु, इसमें स्वतंत्रता व स्वायत्तता के लक्ष्य की प्राप्ति में करो या मरो का साधन अपनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन तरीकों को अपनाने के लिए कहा? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निम्न तरीकों को अपनाने को कहा। पहला, आंदोलन में अहिंसा को अपनाना। प्रारंभ से ही महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि भारत में शस्त्र की शक्ति अथवा हिंसा द्वारा अंग्रेजी राज्य को नहीं हटाया जा सकता। अतः उन्होंने कांग्रेस के क्रांतिकारी विचार के कार्यकर्ताओं को समझाया कि वह अपने हिंसा के मार्ग को छोड़कर जन जागृति एवं संगठन को महत्व देकर ही संघर्ष करें। गांधी जी अहिंसा को
कायरों का नहीं वरन शक्तिशाली लोगों का हथियार मानते थे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा सच्चा हथियार है जिसमें सभी के जीतने की शक्ति होती है। अगला बिंदु है आंदोलन में नैतिक साधनों के प्रयोग पर बल देना। इसमें हम लिखेंगे अहिंसा के अतिरिक्त गांधी जी ने सत्य, नैतिकता, न्याय, पवित्रता तथा निर्भयता पर बल दिया। उनके अनुसार सत्य तथा अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके मत में आदर्श आंदोलनकारी वह है जो सत्य में भी निष्ठा रखता है। वे नैतिकता पर भी बल देते थे। उनके अनुसार नैतिकता से ही मनुष्य में आत्मबल का विकास होता है तथा आत्मबल वाला व्यक्ति निहत्था होकर भी बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने अनुकूल बना सकता है। वे राजनीति तथा नैतिकता को अलग अलग नहीं मानते थे। तीसरा बिंदु महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के साधन। इसमें हम लिखेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक थे तथा उनके प्रमुख साधन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, सामूहिक सत्याग्रह, विदेशी माल का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना तथा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। ये विधियां अहिंसक तो थी ही पर कुछ कम क्रांतिकारी न थीं। इनके कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे तथा लाठी गोली का सामना करने लगे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन का भारत के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति से हटकर विरोध की नीति अपनाई गई। इसके लिए उन्हें पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इससे जन आंदोलन भड़क उठा और कई क्रांतिकारी युवकों ने बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारी युवकों ने ब्रिटिश अफसरों की हत्या करने तथा हथियारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी खजाने एवं माल गोदामों को लूटने तक में भी संकोच नहीं किया। इन सब का उद्देश्य था हर संभव प्रयत्न से अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना तथा देश को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाना। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा। रामप्रसाद बिस्मिल तथा खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। इसी तरह पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। इन क्रांतिकारियों का बलिदान निष्फल नहीं गया। ब्रिटिश शासन डगमगाने लगा और उन्होंने सोच लिया कि भारत की धरती पर रहने के उनके कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? वह उन उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। इस स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। योजना के दो मुख्य भाग थे, अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। यह सत्य है कि कैबिनेट मिशन योजना में अनेक दोष थे, फिर भी यह योजना अब तक प्रस्तुत की गई योजनाओं से कहीं अधिक सारगर्भित तथा पर्याप्त सीमा तक व्यवहारिक थी। महात्मा गांधी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए इस अध्याय से संबंधित दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या अर्थ है एवं यह कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसके महत्व को लिखिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका महत्व लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हेडिंग डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ
जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह यथार्थतः जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छा सूचक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने उत्साहपूर्ण तथा जोशीले भाषण में भारतवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक संदेश दिया। इस संदेश का आशय था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को अहिंसक ढंग से हर संभव उपाय करना चाहिए। आंदोलन का प्रारंभ। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे दिन ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन हुए। नगरों एवं गांवों में विशाल जुलूस निकाले गए। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाकखाने, तारघर तथा थानों को जला दिया गया। बलिया, सतारा, बंगाल तथा बिहार के कुछ स्थानों पर तो कुछ काल के लिए ब्रिटिश शासन का नामो निशान ही मिटा दिया गया था। इन स्थानों पर आंदोलनकारियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भी कठोरता से अपना दमन चक्र चलाया। यह आंदोलन 1945 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया था, परंतु इस जन जागृति ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि कुछ वर्षों के बाद ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व हम इस तरह से लिखेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का अपना विशेष महत्व है। यह सत्य है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया गया था वह तुरंत प्राप्त नहीं हो सका, परंतु इसके प्रभाव व्यापक रहे। इस आंदोलन के कारण अमेरिका, चीन आदि विशाल राष्ट्रों को भारत के जन असंतोष का ज्ञान हुआ, जिससे उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे। साथ ही ब्रिटेन को भी यह ज्ञात हो गया कि वह अधिक दिनों तक भारत को पराधीन नहीं रख सकता। अन्य शब्दों में इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। दीर्घोत्तरी प्रश्न में अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन से तरीके अपनाए? इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज्य व स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त कराना चाहते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का गठन किया, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र एकत्र किए तथा समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समितियों की स्थापना की। ये समितियां युवकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से अवगत कराती थीं तथा उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत करती थी। वे युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि को विदेशी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने पिस्तौल, बंदूक और गोला बारूद का रास्ता चुना। साथ ही हम इस प्रश्न में प्रमुख क्रांतिकारी व घटनाओं के बारे में लिखेंगे। इसे हम इस तरह लिखेंगे। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे चापेकर बंधु, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, सावरकर बंधु, चंद्रशेखर आज़ाद तथा सरदार भगत सिंह। ये सभी क्रांतिकारी भीख मांगकर स्वराज प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते थे। 1928 में दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की गई और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया गया। पंजाब में भगवती चरण व भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी।
क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस कार्य को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया। जब 9 अप्रैल 1929 को इस बिल पर असेंबली में चर्चा चल रही थी, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, अपितु वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 1928 में लाहौर में साइमन वापस जाओ आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। पुलिस से हुई झड़प के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे क्रांतिकारी भड़क उठे और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। जतीन्द्र नाथ दास द्वारा भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों को जेल में सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई और अंततः उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। इधर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण और अनेक क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु से क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत हानि हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई, किंतु दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने अंतिम क्षण तक ब्रिटिश सिपाहियों से लोहा लिया, किंतु जब उन्हें लगा कि वे बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय वीरांगनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती आदि महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम इस अध्याय के बचे हुए शेष दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।